शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज चर्चा में बात होगी आदिवासी विकास में शिक्षा की भूमिका पर। हमारा समाज तमाम पंथ, समुदाय और वर्गों से मिलकर बना है, जिसमें सबको समानता का अधिकार है। उन्हीं में से एक है आदिवासी समुदाय, जो कि पूर्व में हाशिए पर मौजूद था, लेकिन आज़ादी के बाद से इस समाज में शिक्षा की ऐसी अलख जगी कि आज ये समाज मुख्य धारा से जुड़ चुका है। शिक्षा के माध्यम से देश के कई उच्च पदों पर आदिवासियों की पहुंच संभव हो पाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी का विराजमान होना। बहरहाल आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे आदिवासी समाज में शिक्षा की क्या अहमियत है और शिक्षा के जरिए ये समाज आज कहाँ खड़ा है। इस पर विस्तार से वार्ता करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की पहली आदिवासी महिला IPS ऑफिसर डॉक्टर मीरा रामनिवास वर्मा। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अतीक जी। आपका एक परिचय और बता देना चाहता हूं कि आप 1985 से लेकर 2016 तक भारतीय पुलिस सेवा में रहीं और गुजरात में कई बड़े पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। तो अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और मैडम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही लेते हैं कि आप एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। ऐसे में जब आपके समुदाय से कोई इतने बड़ा अफसर बनता है, IPS अफसर बनता है, तो ऐसे में समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, जब मेरा चयन हुआ भारतीय पुलिस सेवा में, तो मुझे याद है कि हमारी राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टिंग हुई थी कि एक मीरा थी जो बांसुरी वीणा जिसके हाथ में थी, और एक मीरा है जो डंडा इसके हाथ में होगा। तो बहुत ही सकारात्मक रूप से इसको लिया और मेरे समुदाय के भाई बहनों ने और दूसरे समाज के भाई बहनों ने इसको पढ़ा और एक मैसेज गया। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। सभी माता पिता ने सोचा कि जब मीरा कर सकती है तो हमारी बच्चियां क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो एक बहुत ही कहना चाहिए एक उदाहरण मैं बच्चियों के लिए और अभिभावकों के लिए बनकर आई, और माता पिता की सोच में परिवर्तन हुआ और मेरे ज़िले की जो बच्चियां हैं उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले जी। तो ये बहुत बड़ा कहना चाहिए, ये बहुत ही सकारात्मक मुद्दा रहा। और मेरे समाज के लिए तो ख़ास तौर से रहा, क्योंकि मेरा समाज बहुत पिछड़ा है, कृषक वर्ग है, रिमोट में सब रहते हैं। तो उस समय पढ़ना, बच्चियों का घर से बाहर निकलना, एक मतलब बच्चों को भेजना ही बहुत बड़ी बात थी। पहली बात तो स्कूल ही 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे जाया करते थे जी। खैर, मैं तो सौभाग्यशाली रही कि मेरे पड़ोस में श्री महिला विद्यापीठ छात्रावास खुला और वहाँ बच्चियों को प्रिंसिपल महोदया ढूंढ रही थी, बच्चियाँ मिलें, और वो अचानक से हमारे गांव में आई जी। और मुझे वो मेरे गांव से उठा के ले गई। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस समय पढ़ना, फिर कॉलेज में पढ़ाई करना, मुझे कितनी समस्याएं आई वो तो यहाँ बताना संभव नहीं है। MA करना, MA के बाद आप ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, काफ़ी बड़ी चुनौती रही। तो इसीलिए लोगों ने इसको बहुत ये माना कि भाई इतनी बड़ी चुनौती को एक महिला पार करके और इस पद पर पहुंचती है। तो एक मैसेज गया समाज के अंदर कि इस तरीके से जब एक महिला जो हाशिए पर थी, जो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई करते हुए इस कद पर पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये मिसाल बनी। बिल्कुल, हम समाज की बात कर रहे हैं मैडम। समाज में काफ़ी लोग को मिल करके कई पंथ, समुदाय होते हैं। अगर हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आज भी समाज में यूँ कहें, समाज में जो कई वर्ग हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आदिवासी समुदाय क्या होते हैं, या अगर हम SC ST की बात करते हैं उनमें भेद नहीं कर पाते। तो मैडम, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से ये बताएं कि SC और ST में क्या फ़र्क है? देखिए, धरती का DNA जी आदिवासी को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी जो हैं वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। बिल्कुल। और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है उसके संरक्षक भी यही हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जो आदिवासी समुदाय है वो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं। जी हाँ। बिल्कुल। तो ये क्या है कि आम जनता को
मालूम नहीं है। जी आम जनता के दिमाग में सिर्फ वो जो अंग्रेजीकरण कर दिया SC ST, वो ही एक दिमाग में बैठता है। जी बाकी उनको ये नहीं पता कि ये जल जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई ये समुदाय है और ये इसका बहुत पुराना इतिहास है, और ये चूंकि रिमोट में रहता है तो इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया कि इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको शिक्षित किया जाए जिससे ये जंगल से बाहर आएं और मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन आम वर्ग को बिल्कुल पता नहीं है कि आदिवासी कौन है और आदिवासी सिविल शेड्यूल कास्ट कौन है। जी तो जो संविधान में क्योंकि अनुसूचित किया है तो आदिवासी समुदाय को ST कहा, और जो अनुसूचित जातियां थीं उनको उन्होंने SC कहा। उसमें बहुत सारी जातियां हैं, यहाँ पर चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं है। संविधान के 341 में जिन जातियों को शामिल किया गया उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, और संविधान के 342वें अनुच्छेद में जिनको शामिल किया गया वो शेड्यूल ट्राइब्स रहे, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। हाँ। तो इस तरीके से ये जो भेद करने की बात आती है, कई बार समाज के लोग जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी नहीं जान पाता है, उसको मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। मैडम, जिस तरीके से जब आप IPS ऑफिसर बनी और जब फील्ड में गई तो ऐसे में तो आपके पास हर वर्ग की जिम्मेदारियां रहीं, लेकिन अगर हम आपके समाज की बात करें तो आपके समाज को लेकर के आपके ऊपर क्या कुछ जिम्मेदारियां रहीं और आपने उसमें आगे आकर क्या कुछ योगदान दिया अपना? मेरे समाज के लोगों ने देखिए मुझे बहुत मान से देखा जी, और मुझसे चाहा कि सामाजिक जो कार्यक्रम हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उपस्थिति दूं जी, और बच्चियों को मैं आदर्श बनूं, बच्चियां मुझे सुने, समाज मुझे सुने, अभिभावक सुने। तो उस तरह से मेरा बहुत अच्छा रोल रहा। और चूँकि जब इतने ऊंचे पद पर हम होते हैं तो हमारी बात का वजन होता है, बिल्कुल। तो हम जो कहेंगे उसको वो लोग मानेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि हमने जब भी अपने गांव के विकास की बात करी या गांव की बच्चियों को आगे ले जाने की बात करी या समाज की बच्चियों को आगे ले जाने की या कुरीतियों की बात करी, तो उसमें हमारी बात का बहुत वजन पड़ा। जी, और ये मैं मानती हूँ कि इस तरह से जो अग्रणी जो महिलाएं समाज की हैं वो उनका वजन पड़ता है और उन्हें सामाजिक कहना चाहिए कार्यक्रमों में भाग लेके और अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। मैडम, हम आपसे अगला सवाल जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा डेटा लेकर के आए हैं हम, जो कि आदिवासी समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक जो आंकड़ा है वो अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 10.45 करोड़ है, जो कुल आबादी का लगभग 8.6% है। इसके अलावा विश्व में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है और ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 5% है। इसके अलावा अगर हम दुनिया के लगभग 5,000 आदिवासी समुदाय हैं, इनकी 7,000 भाषाएं हैं, और अगर हम देश के आदिवासियों की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 59% है, जो कि साक्षरता दर, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है जो 74% है, उससे काफ़ी कम है। 2011 की सामान्य महिला साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 65.46% थी, जिसकी तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 56.50% है। तो इस तरीके से जो समाज है, आदिवासी समाज, उसकी सामाजिक और शैक्षणिक जो डेटा था हमने आपको दिया। मैडम, हम वापस आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बाबा साहेब ने, हमने अपनी बात की जब शुरुआत की तो हमने एक कोट किया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसे में बाबा साहब ने जो शिक्षा की अलख जगाई समाज में, वो उस अलख का आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ा और बाबा साहब को समाज आज किस नज़रिए से और कैसे देखता है? देखिए, बाबा साहब जानते थे, ये क्यों खुद ही इतने उच्च शिक्षित थे, लंदन जाके उन्होंने पढ़ाई करी उस जमाने में, तो वो जानते थे कि शिक्षा एक बहुत बड़ी पूंजी है, एक बहुत बड़ी दौलत है, और शास्त्रों में भी लिखा है कि शिक्षा से बड़ी पूंजी कोई है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने समझा, और चूंकि वो खुद भी दलित वर्ग से आते थे तो इसलिए उनको पता था कि ये जो दलित समुदाय है या आदिवासी समुदाय है, इसके लिए शिक्षा का क्या मायने है, इनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बाकी तो मुख्य धारा में थे ही, इन लोगों को मुख्य धारा से वो जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने जो संविधान में जो प्रावधान किए और जो शिक्षा के और दूसरे अधिकार दिए, उसके लिए मतलब उनका जो योगदान है उसके लिए हमेशा
हमारा आदिवासी समुदाय ऋणी रहेगा। बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा कहना चाहिए योगदान है इसको समाज को आगे ले जाने में और आगे ले शैक्षिक जो जाने अलख में जगाई। और संविधान के नीति निर्देशों में बिल्कुल इन सबको मूल्यों को डालने में, इन सब अधिकारों की बात करने में। बिल्कुल, ये बाबा साहब का ही विजन था। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ये भी बात निकल करके आई कि उस दौर में संभवतः बाबा साहब एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इतना पढ़े लिखे थे, उनके पास 35,000 किताबों की अपनी लाइब्रेरी थी, जो कि वो शिक्षा की अहमियत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने समाज को जगाया और शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मैडम, समाज की बात होती है, तो अगर हम अभी वर्तमान दौर की बात करते हैं, आप 1985 बैच में जब आईपीएस बनी और तब से लेकर आज एक लंबा अरसा बीता है, तब से लेकर के और आज के समय में कितना कुछ फर्क आया है, क्या बदलाव आया है आप समाज में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? अतीक जी, बहुत लंबा समय है ये, और इसमें जो परिवर्तन आए हैं उनको मतलब बहुत ही कहना चाहिए विशद रूप में मैं देखती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जी, आर्थिक जो है, सामाजिक परिवेश है, खान पान है, पहनावा है, और संस्कृति में जो संक्रमण हुआ है जी, वो सबको मैं देखती हूँ। तो पीछे मुड़ के आज देखती हूँ तो लगता है कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। वो एक समय था, मेरी माँ को मैंने देखा किस तरह का परिवेश था, पहनावा था, जीवन था, और शिक्षा के प्रति ज़्यादा, और लड़कियों की शिक्षा के प्रति तो बिल्कुल ही प्रतिभाव नहीं हुआ करता था। तो आज मैं देख रही हूँ कि हमारी बच्चियाँ हैं वो इतनी आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। शिक्षा का जो है रुझान बढ़ गया बहुत। पिछले मैं 15-20 सालों में देखूं तो शिक्षा का रुझान इस कदर बढ़ा है कि माँ बाप अपने बच्चों को, बच्ची हो चाहे बच्चा, गांव से पलायन करके वो लोग शहर में आ रहे हैं, शहर में कमरा लेके रहते हैं जी, और माँ बाप आते हैं उनके लिए घी और आटा और कहना चाहिए गेहूं लेकर के चले आ रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाए। तो ये जो भाव आया है ये बहुत बड़ा बदलाव है, और इतनी खुशी होती है इसको देख के। आज जब सुनते हैं हम हमारी बच्चियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो ये बदलाव बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। बस एक इसमें खतरा ये भी है कि हमारी जो संस्कृति, जो मूल संस्कृति है हमारी, वो हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो थोड़े हमसे शहरीकरण के कारण छूट रहे हैं। बाकी शिक्षा, जो जल जंगल जमीन की जो भावना थी, कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं। आप ये कहना चाह हमारा रहे हैं? बहुत सारा जो खान पान था, जो वैदिक परंपरा के हिसाब से दिनचर्या थी, जो त्योहार थे, वो बहुत सारी परंपराएं हमसे छूट रही हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से और शिक्षा की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें जो सबसे जो पिछड़ा एरिया माना जाता था, अगर आप देखिए तो छत्तीसगढ़ का जो सुकमा, जहाँ पर अक्सर नक्सलवाद की बहुत बड़ी जड़ें थी, वहाँ पर एक गांव बोदरी नाम का एक गांव था, वहाँ पर एक स्कूल खोला गया, और उस स्कूल के खोले जाने से वहाँ पर जो ये नक्सलवाद था उसकी जड़ें कमज़ोर हुई, और आज वहाँ पर शिक्षा की अलख जल रही है। वो गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक खबर है जो हमारे समाज में इस तरीके से बढ़ करके आती हैं। जी हाँ। तो जिस तरीके से अगर हम मैडम महिला शिक्षा की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से एक डेटा भी दिया है कि जो महिलाएं, सामान्य महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। अगर हम आदिवासी महिलाओं की अगर बात करते हैं तो उनकी साक्षरता दर 56.50 है। तो इस तरीके से जो समाज है, समाज की महिलाएं हैं, वो पढ़ाई में थोड़ा बहुत पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कारण है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है भविष्य में? देखिए, महिलाओं को एक्चुअली जो लिंग भेद है वो ही सबसे बड़ा उनका दुश्मन बना हुआ है जी। तो ये जो लिंग भेद का जो कहना चाहिए एक बहुत बड़ा तमगा लेके हम लोग घूमते रहते हैं, तो वो हमें हटाना पड़ेगा तभी जाकर। क्योंकि आज भी लोगों की यही सोच है, भाई क्यों पढ़ाना है, पराए घर चले जाना है, इनको तो चौकी चूल्हा ही करना है। बहुत कम माँ बाप हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, बेटा पढ़ रहा, बेटी को भी पढ़ाओ, और ये जाएगी पढ़ लिख के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। तो जिनके मन में ये आ गया है भाव, वो तो अपनी बेटी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ परिवार आज भी है कि इनके ऊपर क्यों खर्चा किया जाए। सही बात। तो वो ज़्यादा है, क्योंकि अभी इतना रुझान नहीं आ पाया है। आज भी कहीं मन में संकोच है कि क्या करेंगे पढ़ के। तो इस बात के कारण मेरे ख्याल से शिक्षा का आज भी
कहना चाहिए प्रतिशत हमारा पिछड़ा हुआ है। आज भी हम उनको प्राइमरी शिक्षा दे देंगे। मैम, जिस भावना की आप बात कर रही हैं कि महिला है, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा कर क्या करेंगे, इनको शादी करके अपने घर चले जाना है, ये सब जो भावनाएं हैं इनको इन पर कुठाराघात करने के लिए, ये कुरीतियां दूर करने के लिए, जो मानसिकता है इसको दूर करने के लिए एक स्वस्थ समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्वस्थ समाज की भूमिका मैंने कहा ना कि भाई लिंग भेद छोड़ना होगा आपको। जी। दोनों बच्चों को, आपको एक ही संतान है आपकी, लड़की हो चाहे लड़का, पराये घर जाएगी तो अच्छा है ना। पराये घर जाकर आपका नाम रोशन करेगी, उस परिवार का नाम रोशन करेगी, शिक्षित होगी तो वो अपने आस परिवेश को सुधार पाएगी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी। तो ये जो है ये छोड़ना पड़ेगा जी। दूसरा, ये दान दहेज की बात होती है, तो जब तक ये दहेज का जो राक्षस है इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि भाई शिक्षा के ऊपर खर्च करूंगा फिर दहेज कहाँ से लाऊंगा, इससे बेहतर है कि मैं दहेज इकट्ठा करता रहूं अपनी बेटी के लिए, उसको पढ़ाऊं ही नहीं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से धड़ाधड़ दहेज, इंजीनियर है तो इतना लाख, डॉक्टर है तो इतना लाख, जी, IPS है तो इतना लाख, बिल्कुल। ये जो दहेज IAS प्रथा है तो इतना लाख, इस पर जो है थोड़ा कार्रवाई और कुठाराघात इसको होना कुठाराघात चाहिए। होने की बहुत और जरूरत है। दूसरा ये है कि जी। और भी सरकार को भी थोड़ा स्कूल जो हैं बच्चियों के लिए, उनके नज़दीकी कहीं स्कूल खुल जाएं, उस तरह का भी बच्चियों को और ज़्यादा सर्व शिक्षा अभियान के दौरान और भी ज़्यादा मेहनत करने की। बिल्कुल। मैडम, अगर हम आदिवासी समाज की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में इनकी स्थिति बहुत सुधरी है, काफ़ी कुछ मुख्य धारा से काफ़ी कुछ जुड़े, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो अभी भी समाज के सामने किस तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं जिनसे दो चार होना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी तो चुनौती ये है कि हम कृषक परिवार है हमारा। जी। तो कृषक परिवार में आप जानते हैं कि पशुपालन और खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। तो उस खेती में हमारी महिलाएं और पुरुष बराबर से उनकी भागीदारी होती है, बराबर से वो लोग कदम से कदम मिला के चलते हैं। उनको मतलब सदियों से ही वो कामकाजी महिलाएं, आप उनको गिन लीजिए। और पहले तो कैसा था, हमारे ज़माने में तो दूर दूर से हमारी माता जी 2-4 किलोमीटर से पानी लाते थे, चक्की चलाते थे, मतलब सुबह ही सुबह उनका सारा काम मतलब शुरू हो जाता था, घर में ही आटा पीसना, मतलब बहुत सारे जो काम काज थे। आज तो महिलाओं के पास बहुत सुविधाएं आ गई हैं जी। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा वो यही है कि हमें यदि पढ़ा लेंगे इनको तो ये जो काम काज है खेती बाड़ी का, ये हमारा पिछड़ जाएगा, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह कि पढ़ लिख जाएगी बच्ची तो हमें अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दहेज तो हमारे समाज में भी घुस गया है। ऐसा नहीं, आदिवासी समाज इतना सरल और सहज होता था कि मतलब ऐसे शादियां होती थी, बस उनकी जो खेती बाड़ी की इनकम होती थी उसमें उनकी शादियां हो जाती थी। लेकिन आज संभव नहीं है, हमारे यहाँ भी सब दिखावा घुस गया, बिल्कुल, चमक दमक घुस गई। बिल्कुल। तो वो जो मैंने बोला था कि हम जो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो वो सरलता की भूल रहे हैं। तो ये कुछ बैरियर हैं कि उसके कारण आज भी बच्ची पहुंच नहीं पाती। आज भी ऐसा है कि बाहर नहीं भेजना बच्ची को, क्योंकि इतने सारे दृष्टांत होते रहते हैं, बच्चियां बाहर निकली हैं तो बहुत कुछ घटित होता रहता है। ये है, कुछ को फिर सुविधा नहीं मिल पाती है, गरीब है या स्कूल कॉलेज बहुत दूर है। तो ये बहुत सारी बातें जिनके कारण आज भी और भी जागरूकता हमें महिलाओं की लानी पड़ेगी, क्योंकि जो हम पढ़े हैं वो तो बहुत कम प्रतिशत है, गिने चुने हम महिलाएं हैं जो कि आगे बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपका ये कहना है कि हम इस दौर में जितना भी आगे चले जाएं, अपनी संस्कृति, अपनी जो कल्चर है अपना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम विकास के पथ पर तो तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे होते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को हमेशा अपने साथ और अपनी परंपराओं के साथ जीना चाहिए। मैडम, चर्चा के दौरान में अगर हम एक रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा ये हमेशा से ही रहा है, तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन की इस आदिवासी समुदाय के बदलाव में या फिर इनका कहें विकास में कितनी भूमिका रही है और इस पर क्या अहमियत है? देखिए, शिक्षा और ये जो आप बता रहे हैं आरक्षण, दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ऐसा नहीं है कि देखिए हमारी जनसंख्या तो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और उस समय जो आरक्षण दिया गया था तो उसको हम देखें तो कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए समाज को इसमें लाभ मिल रहा है। लेकिन समाज को जो दूसरा समुदाय है, दूसरा समाज है, उसको तो बिल्कुल ही खबर ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं
आरक्षण है, ये लोग तो ऐसे ही घुस गए, ऐसा नहीं है। उसने भी मेहनत करी है और उसने सिर्फ अपनी जनसंख्या का जो प्रतिशत उसको दिया है संविधान ने, जो अधिकार उतनी ही पद पर दिया है, वही पद उसको मिलते हैं। हमारा बच्चा टॉप करता है तो भी उसको जनरल कैटेगरी में नहीं ले जाते हैं, वही हमारा जो प्रतिशत है 12.5 है, उसी में ही वो लोग जाते हैं। तो एक जो बहुत ही भ्रांति है आरक्षण को लेके, और लोगों को ये भी नहीं पता कि क्यों दिया गया है। बिल्कुल, उसी पे आना चाह ये रहा था कौन कि लोग हैं, ये क्यों आदिवासी, दिया गया? ये आदिवासी कौन है, किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ जल जंगल और जमीन के रहने वाले लोग, कृषक लोग, ठीक है ना। आज भी देखिए जारवा जैसी जातियां, अफ्रीका की बहुत सारी जातियां आज भी जंगल में रहती हैं, हमारी भी रहती हैं, संथाल है, बहुत सारी जातियां हैं, उड़ीसा की जनजातियां आप देखिए, आज भी वो कितनी गरीब हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इस पर अपना नेशनल जो इंटरनेशनल जो बीबीसी पे दिखाते हैं कि किस तरह से वो आज भी चूहे का शिकार करके उसको मार के खाते हैं, इतने गरीब हैं। तो ये हमारे दूसरे समुदाय को नहीं पता कि वो लोग किस तरह से जिंदा हैं। पेड़ है, उसमें कोई पानी निकलता है, उसको निकाल के वो लोग पीते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि वो लोग पिछड़े हुए हैं, वो उनको मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। और आरक्षण का कहीं ना कहीं जो ये अवधारणा थी, वो आर्थिक स्थिति नहीं थी, वो एक समाज के साथ मुख्यधारा के साथ जोड़ना था, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात थी। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि कोई अगर समाज इस तरीके से आरक्षण के सशक्त हो गया है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कभी नहीं रहा है। वो हमेशा से प्रतिनिधित्व की बात करता है। क्योंकि उनके वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, आगे नहीं आएंगे मुख्यधारा में, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? तो ये सब सोच कर ही बाबा साहब ने ये प्रावधान किया था। बिल्कुल। तो अगर हम समाज की बात करते हैं, कई बार इस तरीके से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की हमने शिक्षा की बात की, जो हमारा पुरुष वर्ग है, पुरुष कई बार जो है हर चीज शिक्षा में आगे बढ़ करके आता है, नौकरियों में भी आगे है। जिस तरीके से हम देश भर के उच्च पद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से समाज में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। अगर हम वर्तमान समय में तो जी रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ सालों के पहले की बात अगर करते हैं, कुछ दशक आगे की बात करते हैं, तो ये समाज कहाँ पर खड़ा होगा? मैम, ये समाज तो मतलब आप कहना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का तो कोई प्रतिशत ही नहीं होगा, उनका तो कुछ मतलब शिक्षा में कोई प्रतिशत ही नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं था, ना वो जानते थे कि सरकार की क्या रीति नीतियां हैं उनके लिए, क्या अधिकार उनको सरकार ने मौलिक अधिकार दिए हैं जिनका वो उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ अज्ञानता थी, बिल्कुल कुछ अंधकार में था वो लोग। लेकिन अब सरकार ने इतना ध्यान दिया, स्कूल वगैरह खुले, सर्व शिक्षा अभियान चला, और ये आरक्षण का जो था प्रतिशत ये उनको मिला, तो उससे ही हम आज इतना सशक्त समाज हमारे सामने हम देखते हैं, इतना पढ़ा लिखा, कि हम आज गर्व लेते हैं, चाहे छोटे ही तबका सही, लेकिन चलिए हम लोग मुख्य धारा से तो जुड़े। तो वो जो समय था वो तो बिल्कुल ही मतलब मेरे समय ही मैं देखती थी कि कोई नहीं था अधिकारी में। आज आप जाएंगे हर जिले में मिलेंगे आपको अधिकारी, 2 4 5 हमारे आदिवासी भाई बहन मिल जाएंगे, लेकिन मेरे समय में तो कोई नहीं था। आप सोचो कि मेरे पूरे बैच में आदिवासी लड़की, मैं अकेले मेरे बैच में कैंडिडेट थी। बिल्कुल, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट था आपके लिए भी और समाज के लिए भी। मैडम, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब समाज में कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, इस तरीके से बहुत सारे ऑफिसर और बनते हैं, वो संभ्रांत की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे में उनकी अपने समाज के प्रति क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जब वो संभ्रांत वर्ग में आ जाते हैं? तो देखिए, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो जर्नी करी है उनको पता है कि ये मैंने जर्नी करी और यही जर्नी मेरे भाई बहनों के लिए तैयार है तो मैं इस जर्नी में कैसे उनको एक वो बन सकता हूँ, मील का पत्थर। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है कि वो अपना गांव जो है, गांव है या समाज है, वो इस बात को वहाँ जाकर कहें कि बच्चों देखो ये आपके सामने रास्ते हैं और ये पथ पर चलकर आप अच्छी शिक्षा पा लोगे। या कहना चाहिए कि हम मददगार बने, बच्चों के लिए एडवोकेसी करें, क्योंकि बच्चों को
आगे बढ़ाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम एडवोकेसी करें कि भाई क्यों ऐसा सोचते हो, बच्चियों जी। के लिए देखो कितनी बच्चियां हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ रही हैं, दूसरे समाज की देखो हर क्षेत्र में हैं। तो इस तरह से एक सम्राट प्रेरित करते हुए चीजों को प्रेरणा आगे बढ़ाना देने की चाहिए, बहुत बड़ी क्योंकि जिम्मेदारी प्रेरणा है। बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। मैडम, जिस तरीके से हम लोग आज चर्चा कर रहे थे आदिवासी समाज की शिक्षा को लेकर के, इतना बेहतर विषय था, इस पे काफी कुछ बात की, चूंकि घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हमारा वक्त हो चला है और आपने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैडम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह की आज की इस चर्चा में आज हमने जो बात की, आदिवासी समाज की जो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, उसके बारे के हर पहलू में बात की, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज के कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।